साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम जेपीएससी पेपर 4 के तीसरे क्लास में उपस्थित हैं। तीसरे क्लास का पार्ट बी में जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जब क्लासेस ले रहा हूं उसमें पार्ट ए यानी कि और बी दो भागों में क्लासेस ले रहा हूं। इसका उद्देश्य ये है कि यदि पार्ट 1 में किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुआ है यानी कि कोई छूट गया है, कोई ऐसा चीज़ छूट गया है जो प्री की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण था, तो वैसे विषयों को, वैसे चीज़ों को एक बार फिर से मैं पार्ट बी में पढ़ा दे रहा हूँ, जिससे ये होगा कि आपका प्री और मेन दोनों का ही क्लियर होते चला जाएगा और कंसेप्ट में भी और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, जिससे आप मेन में भी और अच्छा से लिख पाएंगे। एकदम बढ़िया बिंदुवार तरीके से आप लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भारत संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। क्या है टॉपिक का नाम? भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, तो मेरा पहला जो टॉपिक है वो राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। चलिए पहले इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसको पहले समझते हैं। तो इसका संवैधानिक उपबंध क्या है, संविधान में इसके विषय में क्या लिखा गया है? तो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बीचों में ये भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के विषय में वर्णन किया गया है, बताया गया है। कौन सा? तो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 को देखते हैं, इसमें क्या है नहीं है। ठीक है, उसके बाद 2 फिर 3 इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 1 इसमें क्या है, ये संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है ये। ठीक है, इसमें संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम और संघ जो है सो शासन प्रणाली को दर्शाएगा। क्लियर है? यानी कि भारत जो है वो देश का नाम हो गया और संघ जो है वो शासन प्रणाली, यहाँ पे संघीय शासन प्रणाली पाई जाती है, उसको दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। ठीक है, क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दर्शाए गए हैं। साथ ही साथ राज्य के क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। जो जो क्षेत्र इसमें कौन कौन से होंगे?
तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा पहली अनुसूची में जो बताया गया है वो, साथ ही साथ ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, जो लिए गए हैं। ठीक है। अब भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है, इसके विषय में देखते हैं कि अमेरिका के विपरीत जो है सो भारत जो है सो राज्यों के बीच कोई सौदेबाजी नहीं किया है, कोई समझौता नहीं किया है। ठीक है। जैसे कि अमेरिका में क्या हिसाब किताब है, नागरिकता को यदि हम देखें तो अमेरिका का अलग नागरिकता है और जिस राज्य में वो निवास करता है उसका अलग नागरिकता लेना पड़ता है। क्लियर है। और एक सौदे या फिर एक समझौते के तहत अमेरिका के साथ बाकी सारे राज्य जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। क्लियर है एकदम। अब हम लोग अनुच्छेद 2 का बात करते हैं। अनुच्छेद 2, इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है। इसके क्या क्या इसमें दिया गया है। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो ठीक समझे वो नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। तो अनुच्छेद 2 के अनुसार, यहाँ पे हम अनुच्छेद 2 लिखे नहीं थे, अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है। कौन कौन सा शक्ति है? पहला शक्ति जो है आपका, प्रथम राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, और द्वितीय जो है सो नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति। पहला का संबंध उन राज्यों से है जो पहले से ही विद्यमान है, और दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित हैं परंतु संघ में शामिल नहीं है। ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। 2 प्रकार की शक्ति दी गई है। पहला कौन सा? तो नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, और द्वितीय नए राज्य स्थापित करने की शक्ति। ठीक है। अब हम लोग एक और बात जान लेते हैं। एक अनुच्छेद 2 कब बनाया गया? अनुच्छेद 2 क। ठीक है। पहले सिक्किम जो था एक एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। ठीक है, सिक्किम। परंतु जब 36वां संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है। तो 36वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 2 क जोड़ा गया और सिक्किम को भारत में शामिल करके अन्य राज्यों की तरह या उसके समकक्ष बनाया गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे राज्यों के पुनर्गठन संबंधी शक्ति, संसद की शक्ति। ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। इसमें हमको देखना है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3। ठीक है, जो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं या नामों में परिवर्तन।
ठीक है, क्या है, तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन। ठीक है, इसमें 5 बिंदु है। क्या कौन कौन सा बिंदु है, तो सबसे पहला बिंदु जो हमारा है, किसी राज्य में उनके क्षेत्र को अलग कर दो या दो से अधिक राज्यों को राज्य के भाग को मिलाकर किसी क्षेत्र या किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। ठीक है, कोई राज्य से उसका थोड़ा सा क्षेत्र अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों को मिला करके उसके राज्य क्षेत्रों को मिला करके कोई नया राज्य का निर्माण करना। दूसरा है, किसी राज्य के क्षेत्र को वो बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, ये 5 बिंदु आपका है। मूल संविधान में इस अनुच्छेद के प्रावधान प्राय इतने ही थे। आगे चलकर जब 5वें तथा 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें कुछ बातें और भी जोड़ी गई। क्या क्या जोड़ी गई, इसको देखते हैं। तो 5वां संविधान संशोधन 1955, 5वां संविधान संशोधन 1955। ठीक है, तो 5वें संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से राज्यों के गठन की प्रक्रिया को प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगने का प्रावधान जोड़ा गया। इसमें क्या हुआ, 5वां संविधान संशोधन जब हुआ तो यदि कोई नया राज्य बन रहा है तो उससे जो प्रभावित होने वाले राज्य हैं, यानी कि मान लीजिए कोई राज्य का क्षेत्र को घटा रहा है या उससे कोई भूभाग ले रहा है, तो सामने वाले राज्य से उसके राज्य की जो मांगे हैं, यानी कि राज्य का जो राय होगा वो लिया जाएगा। ठीक है, इसके तहत 2 व्यवस्थाएं की गई थी। कौन कौन सा व्यवस्था, तो सबसे पहला जो व्यवस्था था वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकेंगे। पहला जो था क्या था कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना, यानी कि राष्ट्रपति जब तक नहीं कहता है तब तक कोई भी राज्य के गठन, नाम, सीमा ये से परिवर्तन से जुड़े हुए कोई भी विधेयक जो है सो संसद में पास नहीं किए जाएंगे। और दूसरा हुआ कि राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडलों को ऐसे विधेयक भेजकर उन्हें उस पर राय देने के लिए निश्चित समय देगा। क्लियर है। अब इसके बाद होता है 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन जो 1966 में होता है। ठीक है, तो 18वां संविधान संशोधन जो 1966 में हुआ, जब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया जाना था। तो इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 3 में 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए। कौन कौन सा जोड़ा गया, इन स्पष्टीकरणों का सार यह है कि संसद राज्य की अपनी इस शक्ति के तहत राज्य क्षेत्रों का निर्माण भी कर सकेगा, किंतु किसी संघ राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन आदि का प्रसंग उपस्थित होता है तो राष्ट्रपति पर यह बाध्यता लागू नहीं होगी कि उस विधेयक को प्रभावित होने वाले संघ राज्य क्षेत्र की किसी संस्था के पास भेजा जाए। ठीक है, 18वां संविधान संशोधन हुआ
तो दो स्पष्टीकरण जोड़ा गया। पहला स्पष्टीकरण क्या था कि यदि इन स्पष्टीकरणों का जो सार था, दो स्पष्टीकरण जोड़ा गया। क्या सार था कि संसद राज्य की गठन की अपनी शक्ति के तहत राज्य क्षेत्रों का निर्माण भी कर सकेगी, किंतु किसी भी संघ राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन आदि का प्रसंग यदि उपस्थित होता है तो राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं होगी कि उस विधेयक को प्रभावित होने वाले राज्य संघ या किसी क्षेत्र को उसके संस्था के पास भेजा जाए। यानी कि जो पहला अनुच्छेद 3 में हमारे पास जो राष्ट्रपति द्वारा यह सिफारिश किया जाना था, यानी कि प्रभावित होने वाले राज्य क्षेत्र को एक उसके विधानमंडल को विधेयक भेजकर उनकी राय जो मांगने की हिसाब जो था वो खत्म कर दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 3 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारतीय संसद की शक्ति राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है, क्योंकि राज्य का अस्तित्व ही संसद की इच्छा पर टिका हुआ है। क्लियर है। खास बात यह है कि राज्य की सीमाओं को बदलने या उसके नाम परिवर्तन के लिए संसद को विशेष बहुमत की भी जरूरत नहीं है, वह ऐसा साधारण बहुमत से ही कर सकती है। क्लियर है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र बदलने की जो प्रक्रिया है इसके विषय में देखते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद एक निश्चित प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है संसद को। ठीक है। और कौन कौन सा चरण है ये सबको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो पहला चरण जो हो जाता है हमारा वो है किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने के लिए कोई भी विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। ठीक है। राष्ट्रपति जब तक सिफारिश नहीं करता है तब तक किसी प्रकार का कोई भी विधेयक या बिल जो है तो संसद में पेश नहीं किया जा सकता। किसके लिए? किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य का सीमा बदलने के लिए। ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति वह विधेयक उस राज्य या उन राज्यों को के विधानमंडल को विचार हेतु भेजना होगा। राष्ट्रपति इस विचार प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी निर्धारित करेगा। ठीक है। लेकिन याद रहे कि यह उपबंध मूल संविधान में नहीं था, इसे 5वें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। तीसरा प्रक्रिया क्या है कि राज्य के विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचार को व्यक्त करते हुए विधेयक को वापस भेजना होगा। राष्ट्रपति यदि चाहे तो निर्दिष्ट जो समय सीमा दी गई है उसे बढ़ा भी सकता है। क्लियर है। अब चौथा जो आता है, यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों या राज्य के साथ विधेयक वापस नहीं भेजता है तो राष्ट्रपति जो है वो विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। एकदम वो यदि कोई राज्य के पास विधेयक भेजा गया विचार के लिए, यदि वो समय सीमा पर नहीं देता या फिर वो अपना राय नहीं ही देता है, फिर भी राष्ट्रपति चाहे तो संसद में विधेयक को प्रस्तुत करने का अनुमति वो दे सकता है। ठीक है। पांचवा जो आपका है वो राज्य का विधानमंडल निर्धारित या पुनः बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर अपने विचार राष्ट्रपति को भेज देता है तो संसद उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा बोल दे कोई राज्य कि हम क्षेत्र अपना नहीं देंगे या फिर कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है संसद उसका बात को माने ही। ठीक है। ये उसके लिए बाध्य नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने साधारण बहुमत से राज्य के विधानमंडल की राय के विरुद्ध जाकर उसके भूभाग या नाम को बदल सकती है। क्लियर है। अगर किसी संघ या राज्य क्षेत्र, सीमा या नाम आदि का परिवर्तन किया जाना है तो ऐसे विधेयक किसी विधानमंडल या अन्य संस्थाओं को भेजने की आवश्यकता नहीं है। संसद अपनी इच्छा से ऐसा कदम उठा सकती है। क्लियर है।
तो स्पष्ट है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए गए उपबंध केंद्र के अत्यंत शक्तिशाली तथा राज्यों के कमजोर होने की ओर संकेत करते हैं। वस्तुतः संविधान निर्माताओं द्वारा ऐसा किए जाने के पीछे एक ठोस कारण था। क्या कारण था? जिस समय सभी रियासतें भारतीय संघ में विलय हो रही थी, उस समय उसकी सीमाएं अप्राकृतिक थी, अतार्किक थी तथा अस्थायी थी। स्वाधीनता संग्राम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाषाई, प्रकृति या प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों के पुनर्गठन का संकल्प बार बार दोहराया था। संविधान सभा इस बात को भली भांति समझती थी कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में राज्य के उचित पुनर्गठन का प्रश्न बार बार खड़ा होगा और इसका समुचित समाधान के लिए केंद्रीय शासन, विशेषतः संसद को ऐसे अधिकार मिलने जरूरी है कि वह सरलता पूर्वक इन समस्याओं को सुलझा सके। इस दृष्टि से भारत का संविधान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघात्मक संविधान से काफी अलग है, क्योंकि इन देशों में संघीय शासन अपनी इच्छा से राज्य के नाम या सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकता है। क्लियर है? क्या प्रक्रिया है? हमारा राज्य के नाम या सीमा क्षेत्र या बदलने की प्रक्रिया क्या है, उसको हम समझे। चलिए अब हम देखते हैं, क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है? इस विषय में हम देखते हैं। तो हमारा क्या है टॉपिक? क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है। तो इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 के संबंध में 1960 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। यह प्रश्न यह था कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी भारतीय भूभाग किसी विदेशी राज्य को दे सकती है या नहीं। इस विवाद का संबंध भारत और पाकिस्तान के मध्य 1958 में हुए एक समझौते से था। तो 1960 में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो जाता है, जिसमें यह प्रश्न यह था कि अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी भारतीय भूभाग किसी विदेशी राज्य को भारत दे सकती है या नहीं दे सकती है। ये विवाद जो हुआ, यह जो प्रश्न खड़ा हुआ, उसका मुख्य कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य जो 1958 में समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1958 में, ठीक है। इसके तहत ये सवाल खड़ा हुआ था। यह समझौता दोनों देशों ने अपनी सीमा संबंधी विवादों को निपटाने के उद्देश्य से किया था। इसके अनुसार बेरू-बारी संघ पश्चिम बंगाल में 9 वर्ग मील का एक क्षेत्र, जिसका जनसंख्या लगभग 12,000 थी। बेरू-बारी एक जगह का नाम है, एक संघ है, या कि ग्रुप नहीं कह सकते संघ, वो जगह का नाम है जो 9 वर्ग मील में फैला हुआ था, ठीक है, 9 वर्ग मील में। और जिसका जनसंख्या उस टाइम 12,000 था, ठीक है। तो भारत द्वारा पाकिस्तान को वो दिया जाना था और कूच बिहार के कुछ क्षेत्र की आपस में अदला बदली की जानी थी, ताकि दोनों देशों की सीमाएं तर्कसंगत हो सके।
जब भारत सरकार इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ी तो इसके विरुद्ध एक सशक्त जन आंदोलन खड़ा हुआ। ठीक है, स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए भारत के राष्ट्रपति ने यह मामला अनुच्छेद 143 के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय को भेजा ताकि इस मुद्दे पर उसकी राय जानी जा सके। ठीक है, तो जब ये प्रक्रिया करने के लिए भारत सरकार आगे बढ़ती है, यानी कि जो बेरूबारी संघ था वो पाकिस्तान को देने, साथ ही साथ कुछ बिहार के हिस्से की अदला बदली करने की जो बात थी, तो इस स्थिति में क्या होता है कि बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अनुच्छेद 143 के तहत वो मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया जाता है, ताकि वो जो ये मुद्दा खड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें राय जान लिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो 2 क्वेश्चन था। क्या क्या था? तो बेरूबारी संघ पाकिस्तान को सौंपने के लिए क्या कोई वैधानिक या संवैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता है या इसके लिए कार्यपालिका की शक्ति ही पर्याप्त है? दूसरा सवाल क्या था? यदि संवैधानिक या वैधानिक कार्रवाई आवश्यक हो तो उसके लिए अनुच्छेद 3 ही पर्याप्त है या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संविधान को संशोधित करना जरूरी है? तो इस प्रश्न पर अपनी राय व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 3 भारत के राज्यों के क्षेत्र में आंतरिक पुनर्नियोजन से संबंधित है। उसमें यह निहित नहीं है कि कोई देश का भाग विदेशी राज्य को अर्पित किया जा सकता है। अतः बेरूबारी संघ से संबंधित समझौते का क्रियान्वयन कौन कौन निम्न तरीके से किया जा सकता है। पहला क्या तरीका था कि संसद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से बेरूबारी संघ को भारतीय राज्य क्षेत्र से हटा दे, या संसद संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 3 में लिख दे कि इसके तहत भारत का कोई भाग किसी अन्य देश को अर्पित किया जा सकता है, और उस संशोधन के बाद अनुच्छेद 3 के तहत साधारण विधेयक पारित करके बेरूबारी संघ जो है वो क्षेत्र को पाकिस्तान में सौंप सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो उच्चतम न्यायालय की सलाह मानते हुए भारतीय संसद ने 1960 में 9वां संशोधन अधिनियम पारित किया ताकि पाकिस्तान के साथ हुए समझौते को क्रियान्वित किया जा सके। 1960 में 9वां संविधान संशोधन हुआ, किस लिए? बेरूबारी संघ को पाकिस्तान को देने के लिए। क्लियर है? अब इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद को अन्य विदेशी क्षेत्र अर्जित करने या अपने भूभाग को कोई अंश किसी अन्य देश को अर्पित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र के पास ये दोनों शक्तियां होनी आवश्यक है। इसके लिए भारत राज्य भी उपयुक्त विधि के द्वारा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार अपने भूभाग को अर्पित तथा अन्य भूभाग को अर्जित कर सकता है। उदाहरण स्वरूप भारत में 100वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहली अनुसूची में संशोधन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपने का निर्णय किया गया और मई 2015 में यह अधिनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। क्लियर है? देखिए, बांग्लादेश भी तो आखिर हम ही लोग जीते थे ना 1971 की लड़ाई में, लेकिन उसको अलग देश बना दिया गया। तो उसमें किसी भूभाग को, अपने भारतीय क्षेत्र के भूभाग को हम बांग्लादेश को अर्पित किए थे। ठीक है, क्लियर है? तो इस संबंध में एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि यदि सरकार सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किसी देश के साथ समझौता करती है कि वह विवाद किसी अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण को सौंप दिया जाए, तो ऐसे समझौते लागू करने के लिए, अर्थात विवाद को अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण के पास ले जाने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। 1959 में
उनहत्तर में 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत मामला यह था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कच्छ क्षेत्र की सीमाओं से संबंधित विवादों के उपयुक्त समाधान के लिए दोनों देश ने समझौता किया कि इस मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण को सौंप दिया जाए। भारत सरकार चाहती थी कि उसके बिना उसे बिना कोई विधि बनाए या संविधान संशोधन किए इस समझौते को क्रियान्वित करने की शक्ति मिलनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के मत को उचित माना क्योंकि इस समझौते में भारतीय भूभाग का किसी विदेशी राज्य अर्थात अध्यापन नहीं किया जा रहा था। इसीलिए इसे क्रियान्वित करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 4 को। क्लियर है यहाँ तक? अनुच्छेद 4 इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं और क्षेत्रों के नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। शर्त कुछ है। शर्त संबंधी कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत होगा। यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। क्लियर है? राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है तथा दिए गए मत को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। साथ ही साथ संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस कारण भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। अब इसको हमको देखना है। इसके बाद देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों का एकीकरण। ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत राज्य क्षेत्र दो भागों में विभक्त था। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत, लगभग 552 देशी रियासतें थी। ब्रिटिश भारत में लगभग 9 प्रांत और 552 देशी रियासतें थी, जिसमें 549 भारत में आसानी से शामिल हो गई। शेष 3 रियासतें कौन कौन से थे? तो जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। कौन कौन सा? तो सबसे पहला था आपका जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद, और तीसरा जम्मू और कश्मीर। ठीक है। विभाजन के उपरांत भारत व पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र पृथक राज्यों का निर्माण हुआ। देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। पहला भारत में सम्मिलित हो, दूसरा पाकिस्तान में सम्मिलित हो, या तीसरा स्वतंत्र रहे। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को क्रमशः जनमत संग्रह यानी कि जनमत संग्रह हो गया, उसके बाद पुलिस कार्रवाई जिसको ऑपरेशन पोलो के नाम से हम लोग जानते हैं, एवं विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद मिलाया गया था। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे मूल संविधान 1949 में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण। ठीक है। मूल संविधान 1949 में भारतीय संघ
के राज्यों का वर्गीकरण। ठीक है, तो 1949 में मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया, भाग क, ख, ग और घ। ठीक है, तो कौन कौन से थे ये सबको जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा भाग क है, भाग क, इसको जानते हैं। ये वे प्रांत थे जिन्हें 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया, अर्थात ब्रिटिश भारत में जहां गवर्नर का शासन था, ये भाग क में आया। अब भाग ख, ख जो है इसमें बड़े आकार की देशी रियासतों को रखा गया, जैसे हैदराबाद और मैसूर। अब भाग ग अब आता है। ठीक है, ये क्या है, ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन व शाही शासन वाले क्षेत्र, यानी कि छोटी रियासतें जो थी वो। ठीक है, यानी कि छोटी रियासतें, क्लियर है। अब भाग घ को देखते हैं हम लोग। इसका निर्माण विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्र के लिए किया गया था। आरंभ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को उसकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के कारण इसमें शामिल किया गया, यानी कि अर्जित से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से राज्य इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, तो भाग क सबसे पहले इसमें था असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। कौन कौन सा था, तो असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब आता है ख। ख में कौन कौन सा आया था, तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला। ठीक है, वह पूर्वी पंजाब हो गया आपका, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर या कोचीन, त्रावणकोर या कोचीन और विंध्य प्रदेश। ठीक है, अब भाग ग को देखते हैं हम लोग। भाग ग के तहत कौन कौन सा आया था, तो अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल
हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है। इसके बाद घ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। क्लियर है। चलिए, तो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह, आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में सौंपी थी, पर संसद ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 तथा उसके अनुसरण में पारित किए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से राज्य या संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। ये वर्ग राज्य या स्टेट एवं संघ राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरी थे। सबसे पहला 2 वर्ग देखिए, यहां से समझते हैं कि 1953 में गठित राज्यों या राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह जो 1955 में, देखिए 1955 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद संविधान में 7वां संशोधन हुआ। इसके संविधान में 7वां संशोधन अधिनियम 1956 तथा उसके अनुसार पारित किए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है अधिनियम ये 1956 के माध्यम से भारत सरकार जो है सो संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 भाग में विभक्त किया। ठीक है। पहला कौन सा था? तो राज्य, जिसको हम लोग स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा संघ राज्य, जिसको यूनियन टेरिटरी के नाम से हम लोग जानते हैं, यूटी हम इसको लिखते हैं। ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्र में आमतौर वही राज्य क्षेत्र शामिल किए गए जो पहले भाग ग और घ के राज्यों में शामिल थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इत्यादि। ठीक है। आगे चलकर इसमें कुछ राज्यों का क्षेत्र, मतलब कुछ राज्यों को राज्य का क्षेत्र का दर्जा दिया गया, जबकि विदेशियों से अर्जित कुछ राज्यों क्षेत्र जैसे पांडिचेरी हो गया, दमन दीप, दादर नगर हवेली तथा कुछ अन्य क्षेत्र जैसे चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूची में शामिल किया गया। क्लियर है। वर्तमान में कुल 8 क्षेत्र इस वर्ग में संघ राज्य क्षेत्र में शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप और द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। ठीक है। ये सब यूटी में आते हैं। ठीक है। अब विभिन्न राज्यों की राजधानी के नाम में परिवर्तन किया गया था। कौन कौन से राज्य के राजधानी में परिवर्तन किया गया उसके नाम में, तो ये देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले 1991 में केरल की राजधानी को त्रिवेंद्रम कर दिया गया। ठीक है। केरल का जो राजधानी था वो त्रिवेंद्रम था। वर्तमान में इसको त्रिवंतपुरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। केरल का जो राजधानी था त्रिवेंद्रम पहले था। ठीक है। वर्तमान में अभी क्या है? तो तिरुवंतपुरम। ठीक है। पहले क्या था? त्रिवेंद्रम, और अभी क्या है? तिरुवंतपुरम। ठीक है। इसके बाद आता है 1996 में तमिलनाडु की जो राजधानी थी वो मद्रास थी। तमिलनाडु की जो राजधानी थी वो पहले क्या थी? मद्रास नाम से जानी जाती थी। ठीक है। उसको अब हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। ठीक है।
इसके बाद महाराष्ट्र की जो राजधानी थी वो बम्बई थी। ये कब चेंज किया गया? 1996 में। ठीक है, बम्बई थी, जिसको वर्तमान में मुंबई के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है? इसके बाद 2001 में पश्चिम बंगाल की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था? कलकत्ता। ठीक है, अभी उसका नाम क्या हो गया? कोलकाता। कोलकाता हो गया। क्लियर है? इसके बाद 2006 में कर्नाटक की राजधानी जो थी वो बंगलोर थी। 2006 में कर्नाटक की राजधानी क्या था? बंगलोर। बंगलोर वर्तमान में क्या है? तो बंगलुरु हो गया वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब राज्य पुनर्गठन आयोग, धर आयोग को देखते हैं हम लोग पहले। ठीक है, इसके बाद फजल अली आयोग को भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, राज्य आयोग, कौन सा आयोग है? धर आयोग। ठीक है, तो जून 1948 में भारत सरकार के द्वारा एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। कब? तो जून 1948 में किसकी अध्यक्षता में? तो एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। कौन सा? भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। ठीक है, दिसंबर 1948 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब? तो दिसंबर 1948 में। गठन कब हुआ था? 1948 जून का महीना में। और ये दिसंबर में अपना जो रिपोर्ट है प्रस्तुत किया गया, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रख करके प्रशासनिक सुविधा रखने की अनुशंसा की गई थी। ठीक है, इसमें क्या था कि राज्यों का जो पुनर्गठन होना था वो भाषाई आधार ना रख करके प्रशासनिक सुविधाओं को रखने की अनुशंसा की गई थी। इसमें क्या क्या था? तो इसमें राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विवादों को गहराया। और दिसंबर 1948 में ही एक और समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें जेवीपीवी समिति भी कहा गया। ठीक है, इसके बाद फिर से एक और समिति गठित किया गया। उसमें कौन कौन से थे? तो ये सबसे पहले 1948 में एक और समिति बनाया गया जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में गठित की गई, जिसका नाम क्या? जेवीपी समिति उसको कहते हैं। ठीक है, समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी तथा इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आयोग को देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया। परंतु 1953 में पोट्टी श्री रामुलु यानी कि कांग्रेसी नेता थे के निधन के कारण
आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषाई पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग ये दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। आयोग के अन्य 2 सदस्य जो थे वो के.एम. पाणिकर और एच.एन. कुंजरू इसमें सम्मिलित थे। तो कौन कौन थे? सबसे पहला जो हो गया आपका फजल अली, दूसरा एम.के. पाणिकर, ठीक है, और इसके बाद एच.एन. कुंजरू, ठीक है। ये सब 3 सदस्य इसमें थे। इस आयोग ने 1955 में अपना रिपोर्ट पेश किया जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकारा गया, लेकिन एक राज्य का एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 2 वर्षों तक गहन चिंतन व अनुसंधान किया। उसके बाद जो निष्कर्ष पर पहुंचे वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला कि केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय व प्रशासनिक कुशलता को भी प्रमुखता मिलनी चाहिए। दूसरा क्या है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तर्कत भी व्यवहारिक नहीं है। मतलब ये जो तर्क जो दिया गया है वो व्यवहारिक रूप से या फिर व्यवहार में लाना पॉसिबल नहीं है। वस्तुतः ऐसा कोई भी राज्य बनाना असंभव है जो पूर्णतया एक भाषी होगा, क्योंकि इसमें एक भाषा को बोलने वाले सभी व्यक्ति भौगोलिक रूप से इस तरह इकट्ठे नहीं रहते हैं कि उस स्थान को राज्य बनाया जा सके। साथ ही साथ एक भाषा को अधिक उपयोग करने वाले क्षेत्र में भी कुछ ऐसी जनसंख्या जरूर होती है जो किसी अन्य भाषा का प्रयोग करती है। इस कारण अधिकांश क्षेत्र जो है सो मिश्रित भाषा क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, किन्हीं 2 भाषाई क्षेत्र के मध्य में ऐसा एक क्षेत्र जरूर जान पड़ता है जहां दोनों भाषाओं के प्रयोक्ता मिश्रित रूप से रहते हैं। ऐसे स्थानों में एक भाषाई राज्य के तर्क के अनुसार बांटना असंभव है। ठीक है, तभी किसी स्थान पर रहने वाली जनसंख्या का 70% या अधिक भाग एक ही भाषा का प्रयोग करता हो तो उसे भाषाई राज्य के रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है, किंतु किसी क्षेत्र में दूसरी भाषा बोलने वाले या भाषाई अल्पसंख्यक जिसकी जनसंख्या 30% से अधिक हो तो उस राज्य को एक भाषाई राज्य के रूप में पुनर्गठित करने के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पुनर्गठित करना चाहिए तथा उसे द्विभाषी राज्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। क्लियर है। जिला के स्तर पर भी यही भाषाई अनुपात लागू किया जाना चाहिए। राज्यों का वर्गीकरण जो भाग क, ख, ग, घ की आवश्यकता नहीं है, सभी राज्यों को एक ही सूची में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, आयोग ने उक्त आधारों पर भारत सरकार को राज्य के पुनर्गठन की विस्तृत योजना सौंप दी, जिसमें भाषाई राज्यों को प्रायः स्वीकार कर लिया गया। बम्बई और मद्रास को भाषाई आधार पर बांटने का इस आयोग ने विरोध किया था और इन्हें द्विभाषी राज्य के रूप में बनाए रखने का सुझाव दिया था। इसमें कुल 16 राज्यों के निर्माणों की सिफारिश की गई थी, जिसमें विदर्भ और हैदराबाद भी शामिल थे, जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा 3 संघ राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरी जो है दिल्ली, मणिपुर तथा अंडमान निकोबार की अनुशंसा
की गई थी, जबकि केंद्र सरकार ने 6 राज्य संघ बनाने का निर्णय किया था। ठीक है, अब आगे है, आयोग को एक प्रमुख चिंता यह भी थी कि भाषाई राज्य के निर्माण के बाद सभी राज्यों में जो भाषाई अल्पसंख्यक होंगे उनके अधिकार की सुरक्षा कैसे होगी। इन चिंताओं को समझते हुए भारत सरकार ने 1956 में कुछ ऐसे नियम निर्धारित किए जो भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो कुछ इस प्रकार से थे। कौन कौन से थे? यदि किसी राज्य में 30% या इससे अधिक लोग प्रमुख भाषा से अलग कोई एक भाषा बोलते हैं तो इस दूसरी भाषा को सभी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रथम भाषा के समतुल्य समझा जाएगा तथा ऐसे राज्यों को द्विभाषी राज्य के रूप में मान्यता दी जाएगी। दूसरा यह है कि यदि भाषाई अल्पसंख्यकों की संख्या 15 से 20% हो तो सरकार के सभी नियम, आदेश, कानून आदि उस भाषाओं में प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, यदि भाषाई अल्पसंख्यकों की संख्या मान लीजिए 15 से 20% हो जाते हैं तो सरकार के द्वारा कोई भी आदेश, कानून, नियम ये सब यदि लाया जाता है तो वो भाषा में भी जो भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा है उसमें भी प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार होगा कि वे अपने राज्य की सरकार या केंद्र सरकार को अपनी भाषा में कोई आवेदन या प्रस्तुति दे सकें, यानी कि कोई भी बात अपना रख सके अपनी भाषा में। ठीक है, चाहे वह भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो या ना हो। क्लियर है? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ठीक है, इसमें कैसा कैसा गठित किया गया था उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 1956 में यानी कि 1956 के बाद जो नए राज्य गठित किए गए और संघ प्रशासित जो राज्य बनाए गए उसके विषय में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो राज्य था वो महाराष्ट्र व गुजरात, ये 1960 में बना था। किससे अलग हुआ था? तो बम्बई से। ठीक है, इसके बाद दादर एवं नगर हवेली, ये 1961 में 10वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया था। पूर्व में ये इससे पहले जो पुर्तगालियों का शासन इसमें था। ठीक है, इसके बाद गोवा, दमन व द्वीप। ठीक है, इसमें ये 1962 में गोवा को संघ शासित क्षेत्र और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद पांडिचेरी जो अभी वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जानते हैं इसको, ये 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया। इससे पहले ये जो था फ्रांसीसियों का शासन इसमें था। ठीक है, इसके बाद 16वां राज्य जो था वो हमारा नागालैंड 1963 में ये बना। ये नागा पहाड़ी एवं त्वानसांग क्षेत्र को सम्मिलित करके बनाया गया था। इसके बाद 17वां राज्य हरियाणा, यह 1966 में बना। किससे अलग हुआ था? तो पंजाब से। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, ये 1966 में ही अलग हुआ था। ये कहाँ से अलग हुआ था? तो पंजाब से। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश, ये 1971 में अलग हुआ, पंजाब की पहाड़ी क्षेत्र से पृथक करके। ठीक है, 19वां राज्य जो हमारा बना वो मणिपुर बना, ये 1972 में बना। 20वां राज्य त्रिपुरा, ये भी 1972 में ही बना था। 21वां राज्य जो था वो मेघालय, ये 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा स्वयं ये 21वां राज्य मेघालय 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा बनाया गया था।
उसके बाद आता है 22वां राज्य सिक्किम। ये 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य का दर्जा तथा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हो गया था। ठीक है। इसके बाद 23वां राज्य जो है सो हमारा मिजोरम बना, ये 1987 में। 24वां अरुणाचल प्रदेश, ये भी 1987 में बना। 25वां राज्य जो है सो गोवा बना। गोवा जो है सो गोवा दमनदीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा बनाया गया। ठीक है। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा 1 नवंबर को बना था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। उसके बाद 27वां राज्य जो है उत्तराखंड बना। उत्तराखंड पुनर्गठन अधिनियम 2000 जो 9 नवंबर को बना था, ये भी उत्तर प्रदेश से पृथक होकर बना। इसके बाद 28वां राज्य झारखंड जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2005 के द्वारा 15 नवंबर को बना था। किससे अलग हुआ था? तो बिहार से। 19वां राज्य तेलंगाना। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा ये 2 जून को बना था। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं राज्य क्षेत्रों के नाम में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि राज्यों का जो नाम है उसमें किस किस प्रकार से परिवर्तन किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत जो था उसका नाम बाद में उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, ये कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर यानी कि कोचीन का नाम केरल कर दिया गया। 24 जनवरी 1969 को मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया गया। 1 नवंबर 1973 को लाक्षद्वीप या मिनिकॉय या अमीन दीवी का नाम लक्षद्वीप रखा गया। इसके बाद 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाने लगा। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से जाने जाने लगा। 1 अक्टूबर 2006 को पौंडीचेरी को पुदुचेरी के नाम से जाने जाने लगा। 1 नवंबर 2011 को उड़ीसा को ओडिशा के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, अभी जो वर्तमान में हमारे देश में राज्य हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ये हमारे 29 राज्य का नाम हो गया। ठीक है, इसके बाद जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो 2019 में राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः 5 अगस्त एवं 6 अगस्त 2019 को मंजूरी मिलने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था 21 अक्टूबर 2019 से लागू हो गई है। अतः इसके बाद वर्तमान राज्यों की कुल संख्या अभी 29 है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब माफ करिएगा, तो यह व्यवस्था जब 21 अक्टूबर 2019 को लागू हुई, इसके बाद जो कुल राज्यों की संख्या हमारा हुआ वो 28 हो गया। ठीक है, अब हम संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटीज के विषय में देखते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो पहला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो गया।
इसके बाद चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन व द्वीप। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसके बाद लक्षद्वीप, फिर पुडुचेरी, इसके बाद जम्मू और कश्मीर, उसके बाद लद्दाख। ठीक है, दादर नगर और हवेली तथा दमन व द्वीप जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हुआ था इसमें। यह अधिनियम 2019 के 26 जनवरी 2020 से लागू होने के पश्चात केंद्र शासित राज्यों की संख्या कुल 8 हो गई। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौते के विषय में देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य तो 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत के कुछ भूभाग पर बांग्लादेश तथा बांग्लादेश से कुछ भूभाग पर भारत के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया था। इस समझौते के तहत भारत ने 111 विदेशी क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 विदेशी अंतर क्षेत्र को भारत को हस्तांतरित किया था। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जहां पर कुछ भूभाग सीमा विवाद के कारण बने रहे थे। इस समझौते के अधिकार में अदला बदली कर सीमा विवाद को हल किया गया था। चलिए, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है आज। कहीं प्रॉब्लम होगा, कुछ समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।